आपके सामने। देखो जरा आवाज़ आ रही क्या? आ ही नहीं होगी। चलिए, तो बेटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली सर अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते तो हमारा पूरा का पूरा फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना उससे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हमें आएगा ही, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं आ सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें आपका यूज होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ यूज होगा। सोल्यूशन है, वहाँ यूज होगा। हमारे पास इक्विलिब्रियम है, वहाँ यूज होगा। चाहे अनिक हो और चाहे हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, कहीं पे भी वहाँ ऑलमोस्ट हर फिजिकल चैप्टर में आपका मोल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बेटा। इसलिए ज़रूरी है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ें। और हम लोगों ने पढ़ा है, 2 लेक्चर बहुत अच्छे से किया है बेटा। तो आज हम लोग तीसरी लेक्चर की बात कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगा पिछला वाला टर्म, और जिसे आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आप लोग तो नहीं बढ़ सकते ना, आपको तो यही रहेगा। तो हमने ये आपसे कहा था कि हमारे पास आता है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में जरा ध्यान दे मेरे भाई, आपसे हमने कहा था कि हमारे पास एक मोल, इसका क्या मतलब होता है? एक मोल क्या है? व्हाट इज मोल? मोल एक नंबर है, इट इज अ नंबर, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 10 के पावर 23 राउंड ऑफ करके आती है। हालांकि 6.0223 इंटू 10 के पावर 23 होती है, बट हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। 6 इंटू 10 के पावर 23 हम लोग मान लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आसानी से क्या होता है, सॉल्व। तो भाई कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी डिफरेंस नहीं आता, इसलिए हम लोग मान सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास एक मोल H2 गैस है, इसका क्या मतलब है? बोले भाई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे पास 6 इंटू 10 के पावर 23 H2 गैस है। बोले भाई हमजा मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक मोल, हमारे पास CO2 गैस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 6 इंटू 10 के पावर 23 CO2 गैस है। क्या यही बात है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक मोल H2O हमारे पास लिक्विड है, यानी कि वाटर है, एक मोल, इसका क्या मतलब है? इसके मतलब 6 इंटू 10 के पावर 23 H2O लिक्विड है। बोलिए भाई। अगला, हमने अगर आपसे कहे कि एक मोल हमारे पास Mg+2 है, यानी कि इसे आयंस बोलते हैं। आयन मतलब चार्ज, उस पर चाहे प्लस चार्ज हो बेटा और चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब भी चार्ज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आता है तो उसे हम लोग केटायंस बोलते हैं, और अगर निगेटिव आता है तो उसे एनायंस बोलते हैं, बट चार्ज को आयंस बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, हम आपसे ये कहेंगे, इसका मतलब है कि 6 इंटू 10 के पावर 23 मैग्नीशियम केटायन कहते हैं या मैग्नीशियम आयन कहते हैं, दोनों बात सेम है। अगला, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक मोल Na है, यानी कि सोडियम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 6 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम के एटम्स हैं। क्या बातें समझ में आ रही? अब मैंने आपको एक और शब्द बताया था बेटा, अगर याद हो, कि सर एटम्स क्या होते हैं? एटम क्या होता है? तो एटम क्या होता है जरा बताना मुझे, बताओ भाई मेरे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसे हम लोग फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which cannot dissociate further। डिसोसिएट कहते हैं, डिकम्पोज कहते हैं, ठीक है। डिसोसिएट फर्दर, फर्दर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हाँ, और आगे हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई कि ये मैटर क्या होता है? भाई हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है और जिसके पास खुद अपना क्या होता है? वेट होता है, थोड़ा बहुत जो भी हो, और हम उसे कहीं ना कहीं फील कर सके, वो क्या होता है? मैटर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये क्या, इस मैंने यहाँ से हटा लिया पेन, तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जैसे ही रखूँगा तो इतना स्पेस पेन के बराबर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लेगा।
तो सर पहला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये ऑक्युपाइड कर रहा है स्पेस को। दूसरा इसका खुद अपना क्या है, वेट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो जिसका खुद का वेट होता है और वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता हो या स्पेस को ऑक्युपाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। यही का मैटर है, दूसरे गांव का मैटर नहीं है भाई, मैटर यही वाली बात है। तो हम भी अपने आप में क्या है, एक मैटर। अब उस मैटर का जो भी मैटर, जैसे मान लीजिए मार्कर मैटर है, इसे हम तोड़ते चले जाए फाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट स्टेप पे जब भी जाएगा बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा, जिसे हम फर्दर जब डिसोसिएट नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा हुआ एटम बोला तुमने अपनी जिंदगी में, ठीक है, एटम बोलते हैं जिसे हम फर्दर डिसोसिएट ना कर पाए। अब अगला बात सुनना भाई, हमारे पास एक और शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, हाँ क्या है भाई, सही जवाब दिया जिसने भी बताया, किसने बताया है, हमजा भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग यही कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ऐसे लगा लेना, छूट ना जाए, ठीक, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन्हीं को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो हमारे पास भाई एटम है, जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, अपना एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहा होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल रहे होंगे। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपस में क्या कर रहे होंगे, कंबाइन करके, तो आपस में क्या बन रहा होगा, मॉलिक्यूल्स। आपसे हम एक चीज़ पूछे कि मॉलिक्यूल्स का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल मतलब जिससे वो बना है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स का एटम। क्या बात है, समझ में आ रही है। अगली बात, हमारे पास एक और शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई, अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख ले, एक आध एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा एटम हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पता चला क्या है, ये H2, तो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सिमिलर पैटर्न पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो क्या बनेगा, O2, तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास मान लीजिए N है, नाइट्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, Na2 कहाँ है, N2 है, क्या है, N2 गैस है, ठीक है। तो ये आपस में बन रहे, तो ये सारे क्या हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। एक और शब्द आता है जिसे हम लोग देख कर बहुत परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो शब्द है क्या, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। नाम सुना है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है मेरे भाई, अच्छा एक शब्द होता है कॉम्बिनेशन और एक शब्द होता है भाई ग्रुप। कॉम्बिनेशन और ग्रुप में कुछ पता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो चीज आपस में जुड़ के कोई नई चीज बना रहे हैं, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ग्रुप का मतलब होता है जुड़ना जरूरी नहीं, वहाँ पे इकट्ठा होना जरूरी है। बात समझ रहे, इकट्ठे जैसे आपस में हम लोग क्या है, ग्रुप है, हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है हम लोग, बात समझ रहे, हाँ ठीक है, आ जाए। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट बोलते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, आयरन के रॉड है, ये मान लीजिए हमारे पास आयरन रॉड है। अब भाई आयरन का रॉड है तो रॉड अकेला है आयरन का, तो उसमें आयरन के एटम्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए हमने एक एटम ले लिया आयरन का, ये दूसरा एटम हमारे पास है, तीसरा एटम हमारे पास, चौथा एटम, पांचवा एटम, समथिंग डॉट डॉट सो ऑन। बहुत सारे एटम्स से मिल करके हमारे पास एक रॉड बन गया और इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स ही आपस में। तो इस ग्रुप, अच्छा ये कंबाइन करके आयरन आयरन कुछ और नहीं बनने, आयरन के एटम ही सिर्फ है यहाँ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, जो भी चीजें बनी है ग्रुप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, एलिमेंट। एटम्स अलग है, एटम्स एक सिंगल होता है और इसी का प्लूरल शब्द हम कह सकते हैं क्या है, एलिमेंट। क्या बात है, समझ में आ रही, ठीक है। अगला एक और शब्द हमारे पास मेरे भाई, और जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। बताइए भाई कंपाउंड क्या है, हाँ लग रहा पेज पलट दिया ग्रुप ऑफ, तो ये हम कहेंगे कि ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में पता आपको, बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से देखना,
ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे भर दिया कुछ, मान लीजिए H2 गैस भर दिया। बताइए H2 मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? तो भाई हमने H2 भर दिया, एक और H2 भर दिया, एक और H2 भर दिया, सिमिलर पैटर्न पे हमने H2 भरना शुरू कर दिया। तो हमने ग्रुप ऑफ क्या भर दिया? मॉलिक्यूल्स भर दिया। क्या यहाँ पे आपस में ये कंबाइन कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैरा कंपाउंड, इसे क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ, ये क्या है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्हीं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बात है, समझ में आ रही? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ एटम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे ये कॉपर की रॉड है, मतलब वायर है, जो भी चल रही वायर है, करंट फ्लो रहा, तो कॉपर की वायर, उसमें कॉपर सिर्फ भरे हुए हैं, ऐसा नहीं उसमें एल्युमिनियम की मिक्स कर दिया गया है कुछ भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर प्योर कॉपर है तो हम उसे एलिमेंट नाम देंगे कि एटम? एलिमेंट नाम देंगे, उसे एलिमेंट नाम देंगे। ऐसे ही हमारे पास रॉड होगा तो उसे एलिमेंट नाम देंगे। एक प्योर एटम क्या होना चाहिए? सिमिलरली कंपाउंड में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एक बोतल है हमारे पास, मान लीजिए ये है बोतल भाई, और इस बोतल में पानी भरा हो, पानी प्योर है, हम आपसे कह रहे हैं प्योर पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये बताइए ये मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है? मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है? आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, एस लगा के मॉलिक्यूल्स है, या ये इसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, एक मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड, क्योंकि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कंपाउंड। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है भाई हमारे वाटर के, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो वाटर अपने आप में कंपाउंड है, पी लेते हैं इस बात पे, क्या पिए? मॉलिक्यूल की कंपाउंड, कंपाउंड। आ जाओ, सिमिलर पैटर्न में आपको मालूम हो गया कि हमारे पास एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड क्या है। अब एक सवाल हो रहा है आपसे, मैं अगर पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो मैटर है, बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमारे पास जो मैटर है अपना यहीं का मैटर है ना, हमारा ये जो मैटर है ये कितने प्रकार के हैं? दो तरीके के। एक हमारे पास मैटर आता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल मैटर, एक आता है जिसे क्या बोलते हैं? फिजिकल मैटर बोलते हैं भाई, फिजिकल मैटर बोलते हैं। और एक हमारे पास आता है जिसे कहते हैं केमिकल मैटर, क्या बोलते हैं? केमिकल मैटर बोलते हैं। फिजिकल मैटर में एक्चुअली ये मैटर नहीं है फिजिकल वाला, ये एक्चुअली स्टेज है, इसे हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट नहीं कहना, स्टेज बोलते हैं इसे, या हम इसे फेज बोलते हैं, फेज। फिजिकल मैटर, मैटर का एक फेज होता है, बट इसे कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिसमें हमारे पास आता है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं, और एक हमारे पास आता है, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास एक आता है सॉलिड, और दूसरा आता है लिक्विड, और तीसरा क्या आता है? गैस। एक आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, और तीसरा हमारे पास क्या आता है भाई? गैस आता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो भी है ये फिजिकल मैटर है। तुमसे पूछा जाएगा हमने फिजिकल कन्वर्जन किया है, कोई भी रिएक्शन होगा या कुछ भी हो, हमने कहा फिजिकल कन्वर्जन किया, इसका मतलब या तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, या लिक्विड सॉलिड में, या गैस सॉलिड में, या सॉलिड गैस में, या कहीं ना कहीं आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं। अगर हमने फिजिकल स्टेट चेंज की, इसका मतलब ही यही है, अगर हमने फिजिकल स्टेट चेंज की इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और लिक्विड हो सकता है कन्वर्ट हो गैस में, और इसका हमारा क्या हो सकता है? रिवर्स वाइज, यानी कि ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है भाई। हो सकता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, और हो सकता है कि लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दें। बट अगर हम लोग सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या कर दें? टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये हमारे पास सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाने के मतलब हीट करें, तो किसी भी चीज़ को जब हीट करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि मेल्ट कर जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट और टेम्परेचर बढ़ा दें तो मॉलिक्यूल्स जो है वेपर बन के उड़ना शुरू कर देंगे, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर अगर और बढ़ा दें तो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट होंगे। तुमसे पूछा जाता है कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई कि लो? हाई होना चाहिए। अब प्रेशर कैसा होना चाहिए? एक और बात सुनो, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, इसमें हमने प्रेशर लगाना शुरू किया, जैसे होता नहीं सिलेंडर में गैस भर देते हैं तो नीचे पानी बन जाता है, सिलेंडर उठाया कभी जिंदगी में?
तो उसके नीचे पानी पानी लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ाते चलेंगे, जब प्रेशर बढ़ाते चलेंगे तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आते चलेंगे, और मॉलिक्यूल्स और नजदीक आए और नजदीक आए, जुड़ते जुड़ते लिक्विड स्टेज ले लिए, और अगर प्रेशर बढ़ा देते तो क्या बन जाता? सॉलिड बन जाता। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास सिलेंडर में जगह कम होती है और हम उससे ज्यादा प्रेशराइज भर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारा गैस बर्बाद हो जाता है, जल्दी वापस नहीं निकलता है। तो इसीलिए कम से कम गैस भरवाया करें। इसका ये मतलब नहीं चोरी करवा दिया करें ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग भरवाया करें। अगला, जैसे अपना हम लोग का जो, देखिए हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें सीखा है। जब हम लोग स्टूडेंट थे, मतलब जब पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे, उसे स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी भी पढ़ ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं और पढ़ रहे हैं, है ना? तो सुनो, तो हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर था, पेट्रोमैक्स, छोटा वाला 5 लीटर का सिलेंडर। तो उसमें हमने कभी 5 लीटर भराया ही नहीं। एक बार भरवा दिया था, गलती कर दिया था, भरवा दिया तो गैस नहीं निकल रहा था उसमें से बराबर। फिर उसको गए दिखाने कि भाई नहीं निकल रहा, फिर उसने गैस निकाला बहुत सारा, कहे जो उसने बताया भैया जब गैस, अब उसे क्या पता, उसे कहे ज़्यादा ही भर देते भैया तो नहीं निकलता, वो यही से कह रहा था, उसे क्या पता बेचारे को। तो ठीक है, जो कुछ था। अब अगला टर्म सुनना। अगला टर्म मेरे पास ये है कि अगर हम कभी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में जब कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो भाई इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि अगर हमारा गैस, सॉरी, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कोई स्टेज ना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबली। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कई सारे सब्लाइम कंपाउंड्स होते हैं। कपूर कैम्फर नाम सुना होगा, जाना अभी, और ये फार्चून की जो दुकान होती है वहां से बोलना उसे 5 रुपए का भैया कपूर दो कैम्फर। ठीक है, कैम्फर कहोगे तो नहीं समझ पाएगा, बट कपूर कहना तो समझ जाएगा। उस कपूर को आग लगाना, आग लगाओगे ना तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? वो गैस बन जाएगा, आपको लिक्विड देखने को भी नहीं मिलेगा। मच्छर लगाते हैं मच्छर वाले, वही मच्छर वाले की तरह, बस वो पूरा गायब हो जाता है सॉलिड, इस तरीके से। या सॉलिड आइस होता है तो वो भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ एक दो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये पूछी जाती है चीज़ें। जैसे हमारे पास कैम्फर नाम सुना है, अभी सुना है भाई? हाँ। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। आप पढ़ोगे ना अभी हमारे साथ ढेर सारा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि बेंजोइक एसिड है क्या। एक्चुअली ये बेंजीन है, और बेंजीन में हमारे पास लगता है ओइक एसिड, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्या? बेंजोइक एसिड। हमारे पास बहुत सारे नैप्थलीन आते हैं, हमारे पास फिनेंथ्रीन आता है, हमारे पास एंथ्रासीन आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं बेटा? सब्लाइम कंपाउंड्स होते हैं। बट बहुत ज़्यादा अभी नहीं सीखना, हम लोग सीख लेंगे, थोड़ा सा जानना था इसलिए जान गए। जैसे हमने मैटर बताया, मैटर में फिजिकल मैटर बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस बताया। अब इसमें भी इन डिटेल अगर तुम्हें देखना है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है बेटा, तो वो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है कि सॉलिड क्या होता है, या सॉलिड बनता कैसे है, या सॉलिड का क्या रीजन है कि यह सॉलिड है, लिक्विड का क्या रीजन है कि ये लिक्विड है, या लिक्विड क्यों होता है, लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से उसे लिक्विड कह सकते हो। वो सारे की सारी डिटेल में हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में पड़ी हुई बेटा, उसे आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास आता है दूसरा केमिकल मैटर। सुनो बेटा, केमिकल मैटर हमारे पास दो तरीके के हैं। एक हमारे पास केमिकल मैटर होता है प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास आता है प्योर मैटर, प्योर आता है, और दूसरा हमारे पास आता है इम्प्योर, दूसरा हमारे पास आता है इम्प्योर। आपसे मैं एक सवाल करूं बेटा, प्योर में, सॉरी, प्योर में जैसे मैं पूछूं कि एलिमेंट और कंपाउंड्स में प्योर कौन है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में प्योर क्यों? देखो, इम्प्योर का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई चीज दूसरी चीज से मिक्स की जाए, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्योर बोलेंगे। बट एलिमेंट में क्या दूसरी चीजें की सेम टाइप्स के, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम, यहाँ पे लिख लेना भाई अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो, ऑफ सेम टाइप, याद रहे सेम टाइप, सेम टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप के दोनों होने चाहिए। तो अगर सेम टाइप के हैं तो आप बताइए ये प्योर है कि इम्प्योर है? और ये कंपाउंड भी कैसा है? तो हमारे पास प्योर में दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट कहते हैं, और एक हमारे पास आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बातें समझ में आ रही? तो हमारे पास एक शब्द आता है जिसे कहते हैं एलिमेंट, और एक शब्द आता है जिसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ये दोनों कैसे हैं भाई? प्योर।
अगला शब्द आता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर, जिसमें हम दो या दो से अधिक चीजों को क्या करें, मिक्स करें। अब चाहे दो या दो से अधिक एलिमेंट मिक्स कर दें और चाहे दो या दो से कंपाउंड्स मिक्स कर दें, चाहे दो या दो से मॉलिक्यूल्स मिक्स कर दें, बात समझ में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर के अंदर मान लीजिए हमारे पास दो तरीका होता है मिक्स करने का। एक तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया है हाइड्रोजन गैस के साथ, और यहाँ कुछ भी एक अमोनिया भी गैस मिला देते हैं, तुम्हारी मर्जी है तो, बट तुम्हारी मर्जी हो तो दो ही चीज़ें मिक्स करें आपस में। अगर आपने मिक्स किया तो गैस है दोनों, और गैस के मॉलिक्यूल्स हर जगह पे प्रेजेंट होंगे, तो क्या ये हर जगह पे जितने वैल्यूम में CO2, जहाँ पे भी 1 ml वैल्यूम में, मान लीजिए अपर साइड में, यहाँ साइड में 1 ml हमने वैल्यूम निकाला और यहाँ से भी 1 ml वैल्यूम निकाला, फील नहीं होगा अभी, सुना, 1 ml अगर हमने यहाँ से वैल्यूम निकाला है और 1 ml ये भी वैल्यूम निकाला, तो भाई अगर गैस है तो ये आपस में मिक्स हो गए हो, तो ढेर सारे क्या होंगे, ये एक मॉलिक्यूल्स हमने दिखाया, बट यहाँ पे हजारों की संख्या में CO2 होगा, हजारों की संख्या में H2 होगा, और 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्या NH3 भी होगा। तो यहाँ पे ढेर सारे होंगे, और जब ढेर सारे होंगे तो 1 ml में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और अमोनिया के गैस के मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे हर जगह, क्योंकि हर जगह अपना अपना स्पेस बराबर अमाउंट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पे कैसा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा मेरे भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो भाई इक्वल के लिए जरूरी है ना कि किसी से कंपेयर किया जाए, ऊपर वाले नीचे वाले से, हर जगह पे क्या होगा, हर ml में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरा ध्यान से करो। मान लीजिए एक कंटेनर हम लोग चाय बना लें, चाय जब भी बनाएंगे तो उसमें शुगर पार्टिकल क्या होंगे, हर ml या हर कप चाय में बराबर बराबर शुगर के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हर लेवल पे अलग अलग कप में मिठास अलग अलग होनी चाहिए थी, बट ऐसा कभी नहीं होता है। जो जितनी ऊपर मीठी होती है चाय, उतनी ही नीचे मीठी होती है, और उतनी ही बीच में भी चाय क्या होती है, मीठी होती है। इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि जितना पानी हमारे एक कप में ऊपर है, उतना ही पानी एक कप में नीचे वाले में भी है, और जितना शुगर के पार्टिकल ऊपर है, उतने ही शुगर के पार्टिकल नीचे वाले पे भी है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। या कभी आप लोग शरबत बनाते तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या हम लोग दाल बनाते तो उसमें नमक डालते तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर गलती से अनइक्वल होता है तो घर वाले खूब पिटाई करते हैं, हम लोग की नहीं भाई, जो खाना बना रहा है उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेटली तो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये तरीका है मिक्सचर का कि हमने मिक्सचर बनाया, बट इसमें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट हमारा दूसरा तरीका हो सकता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कंक्रीट डाल दिया, नाम सुना कंक्रीट का, ठीक है भाई, और हमने वाटर को मिक्स कर दिया। अब भाई कंक्रीट और वाटर जब आपस में मिक्स करेंगे तो आपको भी मालूम है कि कंक्रीट के पार्टिकल बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, इसका वेट ज़्यादा होता है पर यूनिट वैल्यूम में, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बेटा अंडर ग्रेविटी शटल डाउन हो जाएगी। वो क्या हो जाए, अंडर ग्रेविटी शटल डाउन। अब जब अंडर ग्रेविटी शटल डाउन हो जाएगी तो नीचे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे बेस पे हमारे कंक्रीट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और कंक्रीट के पार्टिकल ऊपर क्या होंगे, कम होंगे। तो हमारे 1 ml में मैं आपसे कहूँ कि अगर हम यहाँ से 1 ml निकालें और हम लोग यहाँ से 1 ml निकालें, तो जरा बताना क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग इस सोल्यूशन का कुछ और नाम देंगे, इस मिक्सचर का कुछ और नाम देंगे। तो हमारे पास मिक्सचर दो तरीके के हैं। एक मिक्सचर हो सकता है भाई कि हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हों, और एक हो सकते हैं हमारे पास कैसे हों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं होमो। होमो का मतलब होता है सेम या इक्वल। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनस। और अगर अनइक्वल होता तो उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस। तो हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है मेरे पास होमोजीनस मिक्सचर, एक टर्म है हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर, और अगला टर्म हमारे पास है जिसे क्या बोलते हैं, डेफिनेटली जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलते हैं भाई। तो हमारे पास मैटर को हम लोगों ने डिवाइड किया बेटा दो तरीके से, एक फिजिकली और एक हमने क्या किया, केमिकल में डिवीजन किया। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। बताइए मेरे भाई, तो लोग सो रहे क्या।
फिजिकल में हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड गैस है, आपने इंटर कन्वर्जन देखा, सब्लिमेशन क्या है ये देखा। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं इसे वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपर बनता है ना तो वेपराइजेशन बोलते हैं इस टर्म को। और इस टर्म को क्या बोलते हैं भाई? सब्लिमेशन। हमारे पास केमिकल मैटर हो गया, प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया। भाई प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड्स आ गए, इम्प्योर में हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर में हमारे पास दो, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेटेरोजेनस। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है इसी मिक्सचर को दूसरा नाम देते हैं जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन जो होता है भाई ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। आज के बाद ये चीजें नहीं भूलेंगे। क्या बात है, समझ में आ रही? ठीक है ठीक है ठीक है। अगला, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे ये आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होती है? फंडामेंटल पार्टिकल ऐसी पार्टिकल जिससे वो चीज बनी हो। कौन सी चीज? जिसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे आपसे पूछे हम कि हमारे पास एक शब्द होता है जिसे कहते हैं कंपाउंड, और एक शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और एक शब्द और है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। नाम सुना? एक और शब्द है जिसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा, प्रोटॉन नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन नाम सुना होगा। सुना है भाई? मोबाइल बहुत चला रहे? ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे, इधर देखिए। क्या कंपाउंड हमारे जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं? क्या कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं? तो भाई हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कंपाउंड्स का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। कंपाउंड्स हमारा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हैं? बिल्कुल। तो हमारे मॉलिक्यूल्स का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम है। क्या एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने? बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल एटम का क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम मैं आपसे बात करूं कि अगर आपसे कहें कि एलिमेंट का क्या है फंडामेंटल पार्टिकल? एटम। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम। किससे मिलकर बना एलिमेंट? एटम से। दैट इज, आप कह सकते हो कि हमारे पास एलिमेंट का क्या है? एटम है। अगला सुनना, मैं अगर बात करूं सबसे पहली जरूरत है कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल को आप सीख लें। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये हमारी हेडिंग पड़ेगी। अभी आ रहे हैं टॉपिक पे, 2 मिनट और सबर करें। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, बात सुनिए भाई। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं मेरे भाई? 3। एक हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आएगा प्रोटॉन, तीसरा आएगा न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एक आता है जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, एक आएगा जिसे क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, और दूसरा आएगा न्यूट्रॉन। आजकल ना लोग नाम भी दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन कोचिंग, प्रोटॉन कोचिंग, पता ही नहीं चलता। कोई पूछता है ना, अब टीचर पूछते हैं जरा बताना इलेक्ट्रॉन नाम सुना है? तो वो कहता है जी सर। कहते क्या है? कहते कोचिंग है। हद हो गई है। कभी कभी ऐसे सुन लेते हैं, हद हो गई। इलेक्ट्रॉन कोचिंग है, प्रोटॉन कोचिंग है, फिर बाद में बताते। अब तो सिखाना ये भी पड़ता है, इलेक्ट्रॉन कोचिंग नहीं है, अब ये भी बताना। एक और काम शुरू हो गया है जिंदगी में। बट ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी का पहला वर्ड ले लिया गया है, बट इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसके ऊपर क्या करते हैं? 0। हाँ भाई सुन, अपना सुन, तो सुन मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन पे हमें 2 चीज देखो, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हमें 2 ही चीज पढ़नी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। एक इसका मास क्या होता है और इसका चार्ज क्या होता है। एक फंडामेंटल पार्टिकल का मास क्या होता है और एक चार्ज, बस 2 चीज पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हमारे पास आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg, इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10 के पावर -31, इतना केजी हम इसका मास होता है किलोग्राम में। समझ रहा है कितना बड़ा यूनिट है? देख रहा है
कितने किलो का है ये, कितने किलोग्राम का है ये, बोल भाई। 9.1 इंटू 10 के पावर -31 का हो, -31 भाई, ये बहुत जरूरी है। अगर माइनस नहीं लगाया ना तो 31 तो बहुत बड़ी, मोल से भी बड़ी हो जाएगी किलोग्राम, और ये हमारे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो इतना छोटा पार्टिकल है। माइनस का मतलब सुनना, अगर 10 के पावर -1, इसका मतलब है कि अब एक के पहले पॉइंट लगानी है। प्लस था तो एक के बाद जीरो लगाते, तो एक और अगर माइनस होता तो क्या होता, इसका मतलब 0.01, एक और होता तो क्या होता, इसका मतलब है 0.001, -31 है, इसका मतलब 0.0000000 पता नहीं कितना जीरो, 30 जीरो लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर उतनी केजी, नाप नहीं सकता तो रेवकाश से बाहर। अभी इतना छोटा सा यूनिट, ये तुम समझ सकते हो कि बिना तराजू देखा, हाँ, तो उस पर कुछ नहीं रखते ना, कुछ नहीं रखते, वो दिखता नहीं है। जब कुछ नहीं रखते हैं तो वो कांटा भी नहीं चलता है। उससे भी छोटा हमारा इलेक्ट्रॉन है, उससे भी क्या है, भले वो कुछ नहीं, 1 ग्राम ही नहीं दिखता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पर दिखता है कि नहीं, वो तो ग्राम मापता है ना। ये भाई किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी बहुत बड़ी यूनिट है। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखना क्या करेंगे भाई, 1 किलोग्राम में 10 के पावर +3, यही तो होता है। के को हटाइए, 10 के पावर 3 लगाइए, तो हमारे पास आएगा 9.1 इंटू 10 के पावर -31, के हटाएं तो +3, तो यहाँ पे +3 ऐड कर दें, और ये बन जाएगा किसमें, ग्राम में। बोलिए भाई, किसमें बन जाएगा, ग्राम में। तो अब हमारे पास ये +3 से यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम। 1 ग्राम तो हमारा कांटा बता ले जाता है। सुनार के यहाँ जाओ, सुनार जानता है, ज्वेलर के यहाँ, तो ज्वेलरी वाले के यहाँ जाएंगे तो उससे भी छोटा यूनिट वाला रखता है कांटा, उससे भी छोटे वाले के यहाँ जाइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले के यहाँ, तब जा करके तुम नाप सकते हो। अदरवाइज इसे तुम पकड़ नहीं पाओगे कि क्या है। तुम हवा नहीं नाप सकते, इतने बड़े मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड इतने बड़े, आपके तराजू उस पर काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और उस पर भी कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास 44 हो जाता है, 44 एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम मिले तो 44 ग्राम हो जाएगा, तो भी नहीं बता पाता हूं। हाँ, तो हवा का नहीं नाप पाता तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घुसे पड़े, इलेक्ट्रॉन का बड़ा मुश्किल है मापना। अगला सुनना, हाँ तो फील होना चाहिए, इधर देखो। अगला हमारे पास आता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज। इस पे चार्ज भी क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, और इसकी चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। चार्ज की 2 यूनिट होती है, एक कूलाम होती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम होते हैं, जिसे स्टैट कूलाम से बोलते हैं। चार्ज की 2 यूनिट है, एक है कूलाम और दूसरा स्टेट कूलाम। क्या है, स्टैट कूलाम, ठीक है, स्टेट मत कह चलो, स्टैट कूलाम, जिसे ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक अगर कूलाम से में बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होती है, तो होती है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात की जाए तो होती है -4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसी यूनिट को हम लोग नाम देते हैं स्टैट कूलाम। दोनों बातें सेम है, स्टैट कूलाम कहें चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें। हमारे पास ये दोनों चार्ज के पहलू याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, दोनों, एक कूलाम में याद होनी चाहिए और एक हमारे पास ESU में यूज होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो डायपोल मोमेंट में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पे डायपोल मोमेंट में लेंथ देता है और चार्ज देता है, बट चार्ज हमें ESU में रखनी पड़ती है, तो डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इश्यू हो जाती है। बट अगर ये नहीं याद है तो हमें हर जगह इश्यू होती है, तो इसीलिए दोनों क्या है, जरूरी है। अगला सुनो, अगला हमारे पास आता है भाई प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ध्यान से सुनो, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे होता है, ये हमारे पास 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, इतना होता है इसका मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10 के पावर 24 -24 ग्राम, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। इस पे चार्ज की मैं बात करूं तो भाई इलेक्ट्रॉन, कहते नहीं है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, जो भी है लोग सभी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर
बोले भाई, इक्वल चार्ज होता ना तो कितना लिखे वहां, -19, ये मत प्लस कर देना, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ पे ये माइनस होता है चार्ज और ये कैसा होता है प्लस। अगला ये क्या है, कूलाम है कि ईएसयू है, कूलाम है। अगला ईएसयू में क्या होता है भाई, यहाँ पे होगा प्लस का 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 10 ESU, ये होगा इसका चार्ज। क्या बात है, समझ में आ रही? तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिमिलर है, बट ये निगेटिव में होते हैं और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। हाँ पे ये पावर है, इसकी यूनिट बता कितना, इतना छोटा, ये इससे नहीं, ये चार्ज की वैल्यू नहीं एग्जैक्टली, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, बट प्लस और माइनस तो यही लगेगा ना। हाँ, तो ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, ठीक है। तो ये माइनस की हमारे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और ये इसका जस्ट अपोजिट प्लस का क्या होता है, प्रोटॉन का सेम होता है। अब मैं बात करता हूँ, और वो हमारे पास आएगा अगला पार्टिकल, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे हमारे पास मास की बात आएगी, जरा बताना न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 होता है इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। बट थोड़ा सा वैल्यू न्यूट्रॉन की क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रोटॉन के मास के नियरली क्या होती है, इक्वल होती है, बस थोड़ी सी वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रॉन का मास का ज्यादा होता है। किससे, प्रोटॉन से। अब ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, और ये न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा मास किसका है, न्यूट्रॉन का। उसके बाद किसका है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे है माइनस का 28 और यहाँ पे -24, ये 10,000 गुना छोटा है, 10,000 गुना ये बड़ा है। बात समझ में आ रहा है, ये नियरली सेम है, बट थोड़ा सा इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी। अगला सुनना, तो इसे हम कह सकते हैं हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। बोलिए भाई, हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। आपको पूछा जाएगा कि एटम्स का हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या है भाई। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा न्यूट्रॉन है। अगला चार्ज, चार्ज की जब बात होती है तो इस पे चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास भाई कंपाउंड्स का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम्स है। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये भी यहीं आके रुकेगा, इसकी बात करेंगे तो भी आके यहीं रुकेगा, और इसकी बात करेंगे तो भी यहीं आकर के ही रुकेगा। तो डेफिनेटली हमें एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करना पड़ा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके मास हमने दिखा, हम लोगों ने देखा, और इसके चार्ज भी देखा। इस पे न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, ये होता है भाई। तो डेफिनेटली मास का ऑर्डर क्या होगा, ये बताना, ऑर्डर ऑफ मास बताइए भाई। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का मास, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और उससे कम किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या से क्या होता है। अच्छा हुआ रिदम नहीं बना, वरना क्या से क्या होता है देखते देखते, ठीक है, वो रिदम बनने वाला था। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। इतनी बातें कुछ इसमें पूछना हो जब तक सोच लो, पानी पी लो। पूछिए भाई, पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। हाँ भाई, लगता है कुछ पूछना चाहिए तो पूछ ले, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरी नहीं है पूछी जाए, ठीक है। हंस रहा है चले भाई, आ जाए अगला। अब हमने पढ़ा था बेटा मोल, पढ़ा था भाई। मोल में अभी तो पढ़ा कि मोल एक यूनिट, सॉरी एक नंबर है, इट इज अ नंबर, और जिसकी वैल्यू कैसी होती है 6 × 10 के पावर 23। और जिसको ना क्लियर हो मेरे भाई, वो थोड़ा सा जा करके उससे पहले वाली वीडियो पढ़े, सेकंड वीडियो
सेकंड वीडियो में मोल हम लोगों ने इन डिटेल में पढ़ा था कि मोल का नंबर के साथ क्या रिलेशन है, मोल का मास के साथ क्या रिलेशन है, मोल का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, ये पढ़ने वाले हैं। मोल का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है ये पढ़ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं भाई। मोल, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था बेटा कि अगर हमारे पास एटम्स होते हैं तो उसका अपना खुद का वेट होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को अगर हम लोग ग्राम में ले लेते हैं, एटॉमिक वेट को अगर हम लोग ग्राम में ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, एटॉमिक वेट को अगर हम लोग ग्राम में ले लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। वो कितने बराबर होता है? 1 मोल। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, कितना है? 1। और अगर 1 ग्राम कह दे हाइड्रोजन तो उसका मतलब ही हो गया 1 मोल, और 1 मोल मतलब हो गया हाइड्रोजन के कितने एटम। इसके बाद प्यास रहना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना? ठीक है यार, अच्छा है, ठीक है, मुझे तुझसे एनर्जी मिल रही है। तो हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब कितने एटम है उसमें? 6 × 10 के पावर 23। 1 ग्राम हीलियम है, सॉरी 1 ग्राम हीलियम कह रहा हूं, 4 ग्राम हीलियम है, तो उसका मतलब क्या है? 6 × 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम है। 1 ग्राम हमारे पास, अगर मैं तुमसे कहूं 1 ग्राम हमारे पास हीलियम है तो उसमें कितने मोल है? 1 ग्राम हीलियम भाई 4 ग्राम में होता है ना, 6 × 10 के पावर 23, तो एक में कितना होगा? हाँ 1/4 मोल। बात समझ में आ रही? डेफिनेटली आ जाओ। तो अब बात करते हैं भाई, अगर हमारे पास 1 मोल हो तो इसकी मतलब है कि 6 × 10 के पावर 23 होता है। और जब भी हम लोग एटॉमिक वेट को ग्राम में ले लेते हैं तो ये बराबर हो जाता है 1 मोल के। और हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया था, और वो रिलेशन क्या था जरा ध्यान से देखें कि जो मोल है ये बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा। बातें सेम है, अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट होगा। और ये बराबर होता है किसके? गिवन नंबर, चाहे पूछा जाए आज के नंबर पे है चाहे गिवन नंबर, दोनों बातें सिमिलर है, डिवाइडेड बाई अवागाद्रो नंबर। Na जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं अवागाद्रो नंबर। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? डेफिनेटली वही होती है 6.023 × 10 के पावर 20 अवागाद्रो नंबर। ये वाला फार्मूला भी बहुत जरूरी था जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे आया था। अब बात आती है, डेफिनेटली मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं घुमा हुआ के, कि अगर हमारे पास, सुनना, अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमारे पास क्या है? गैस के एटम्स हों और चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। किसी को ये तो नहीं लगता क्या गैस के एटम हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, हीलियम अपने आप में गैस एटम है। जितने हमारे पास नोबेल गैसेस हैं वो सारे के सारे एटम ही तो गैस के। ठीक है, अब गैस के एटम की बात करें और चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गैस, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे फ्लोरीन गैस हो, डॉट डॉट सो ऑन, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास गैस का लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और जो होता है पीवी बराबर क्या होता है? nRT। पीवी बराबर क्या होता है? nRT। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जब बात की जाए, इस कंडीशन पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए 273.15 ये होता है। और स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर होता है, इस पे बात की जाती है। अगला हमारे पास आता है, जब भी ये सारी चीजें वैल्यू रखते हैं, जहां पे आर क्या है ये बताइए? आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट, या इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0.0821, हमारे पास होता है लीटर एटीएम। ध्यान से सुनना, ये वैल्यूम है तो भाई ये आर की वैल्यू निकाल लेना हम लोग, तो इसके जब यूनिट कहेंगे तो ये होगा वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब लीटर, प्रेशर का मतलब एटीएम, तो लीटर एटीएम। और ये मोल है पर मोल, और ये टेम्परेचर इधर आएगा तो पर टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे आएगा पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट आती है। कुछ बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं समझ, इसको कुछ समझ। देख भाई आर इक्वल टू, यहाँ से जब निकालेगा तो आएगा पीवी बाई एन टी, यही तो आएगा। पी क्या? प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम, तो भाई एटीएम लिखोगे। वी क्या? वैल्यूम, वैल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, तो आप लिखोगे लीटर एटीएम ऊपर लिखोगे।
और नीचे क्या आएगा, मोल और टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं, केल्विन होता है इसका। तो मोल और केल्विन, तो मोल और केल्विन जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव आएगा ना, वही तो लिखा है मैंने, कुछ और तो नहीं लिखा। अजान क्या नहीं हुआ समझ, ठीक है वही लिखा मैंने। तो इस सभी कंडीशन पे या हम जूल की बात करें तो इसका 8.314 जूल में होता है इसका, इसमें किसमें होता है, जूल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब जूल में आर की वैल्यू देखी जाती है तो 8.314 होती है, और जब हम लोग लीटर एटीएम में देखते हैं तो 0.0821 आती है, और जब हम लोग कैलोरी में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.0 कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी में जब बात करते हैं तो 2.0 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू आती है। कुछ बात समझ में आए? तो हमारे पास कैलोरी भी एक एनर्जी का फॉर्म है, जूल भी एनर्जी का फॉर्म है, लीटर एटीएम भी एनर्जी का ही फॉर्म है। बट जब भी आर की वैल्यू निकालते हैं, जब भी लीटर एटीएम की बात करेंगे तो 0.0821 की बात करेंगे, और जब भी हम जूल की बात करेंगे तो 8.314 की बात करेंगे, और जब भी आर की कैलोरी में बात करेंगे तो 2.0 यानी कि 2 की बात करेंगे। बात समझ में आ रही? आगे बढ़े। ठीक है, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब जाके हमें पता चलता है कि अगर, ध्यान से सुना, अगर हम लोग 1 मोल गैस ले लें, 1 मोल गैस ले लें, फर्क नहीं पड़ता हम कौन से गैस लिए यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी लिथियम, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी गैस हो, अगर 1 मोल गैस लेते, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस 1 मोल में संख्या कितनी होगी सॉरी, संख्या कितनी होगी, 6 × 10⁻23। तो अगर 1 मोल गैस लेते तो उस 1 मोल गैस में संख्या तो फिक्स होगी ना यार, तो उसका वैल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और उसका वैल्यूम हमें कहलाता है, 1 मोल का वैल्यूम इज कॉल्ड एज मोलर वैल्यूम। वो होती है कितनी, 22.4 लीटर। वो कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। बात समझ में आई? 1 मोल गैस का वैल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर एमएल में लिखना चाहें तो एमएल में भाई लीटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एमएल में, तो लीटर 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,400 ml। क्या बात है, समझ में आ रहा? तो भाई अगर हम आपसे बात करें कि 1 मोल गैस में, 1 मोल गैस में कितना लीटर होता है वैल्यूम, 22.4 लीटर, कितना ml होता है, 22,400 ml। क्लियर है? तो 2 ml में कितना होगा, सॉरी 2 मोल में कितना होगा, डबल, 3 मोल कितना होगा, ट्रिपल। तो अब सुनना, एक और फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और फिर बढ़ते आगे क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 2 मोल हीलियम है, फाइंड आउट वैल्यूम ऑफ गैस। हाँ हाँ, वैल्यूम, आयतन, इसका आयतन कितना है 1 मोल गैस का, 22.4। भाई 1 मोल का है ना, तो यहाँ पे अगर ये 2 मोल गैस है हीलियम तो इसका वैल्यू कितना होगा। हाँ हाँ करा करो, पेन में कह रहा हूँ, पेन चलाया करो अपनी जिंदगी में। सुना, मुझे भी पता है सारी चीजें कर ले जाएंगे हम लोग, बट पेन चलाए। तो आपने यही काम किया, देखना मेरे भाई, देखना क्या किया आपने, ये कहा है कि अगर हमारे पास 22.4 लीटर होता तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 मोल गैस होता। क्या यही कह रहे हैं हम लोग, 1 मोल गैस में इतना लीटर होता है, तो भाई 22.4 लीटर होता तो 1 मोल गैस होता है, इसका रिवर्स कर दिए, है तो वही चीज है। समझा? क्या बात समझ में आ रहा? अगर 22.4 लीटर होता तो कितना होता, 1 मोल गैस होता। अगर हमारे पास 1 लीटर होता 1 लीटर नहीं, सुना भाई, हाँ, तो इतना होता। अगर हमारे पास 1 लीटर गैस होता, 1 लीटर गैस होता तो कितना मोल होता, 1/22.4 लीटर, और ये हो जाता, लीटर वहीं रह गया, मोल हो जाता। बोलिए भाई, मोल ऑफ गैस। क्या बातें समझ में आ रही? अगर 1 लीटर कहते तो 22.4 इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/22 × 4, 22.4 मोल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा? अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 4 लीटर गैस होता तो कितना मोल होता, तो आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते, 4 × 1/22.4, ये हो जाता मोल ऑफ गैस। क्या बात समझ में आ रहा? भाई 1 लीटर गैस का इतना मोल होता है, तो भैया 4 लीटर का 4 से मल्टीप्लाई, 10 लीटर का 10 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो। तो हम
यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यूम है उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, मोलर वैल्यूम से। बोलिए भाई, अगर गिवन वैल्यूम दिया हो, पता हो, और मोलर वैल्यूम तो पता ही रहेगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाता है, मोल मिल जाता है गैस का। क्या मिल जाता है, मोल। तो हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोल है ये होता है गिवन वैल्यूम, गिवन वैल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, मोलर वैल्यूम। बोलिए भाई, इसे बीएम से रिप्रेजेंट कर दे ताकि पता हो, बीएम यानी कि मोलर वैल्यूम। तो हमारे पास एक और रिलेशन आ गया और वो ये है मोल में कि गिवन वैल्यूम अपॉन मोलर वैल्यूम। बट ये कब के लिए है, क्या ये सॉलिड के लिए है, नहीं, क्या ये लिक्विड के लिए, नहीं नहीं नहीं, लिक्विड, ये किसके लिए है, गैस के लिए। ये बात जरा ध्यान से रखना कि सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, गैस के लिए, इसके अलावा ये किसी और के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, सभी को अब ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 मोल गैस है, फाइंड आउट वैल्यूम, वैल्यूम निकालना है। तो ये गिवन वैल्यूम हो चाहे आस्क वैल्यूम सेम है, तो भाई मोल कितने, 2 मोल, 2 मोल बराबर वैल्यूम निकालना है, 22.4 होता है, ये तो फिक्स है ना। तो हमारे पास वैल्यूम कितना आ गया, 22.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो आ गया कितना, 44.8 लीटर। समझ में आया, ये तो एक फार्मूला, बट तुम डायरेक्ट जानते हो, तुम डायरेक्ट क्या, 1 मोल गैस का इतना लीटर होता है, भाई डबल दिया, 2 मोल है तो 2 मोल है। बट हमें फार्मूला का ध्यान देना है क्योंकि कहीं कहीं पे हमें कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है और वहीं से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें जरूरी है सारी बातें जानना। अगला, अब आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एजाज भाई, क्वेश्चन का हमें उम्मीद है कि आपसे ज्यादा पेट होगा। आपसे कहा जा रहा है, बोल रहे हैं, कहा जा रहा, फाइंड वैल्यूम ऑफ गैस ऑफ if ध्यान से देखना 18 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन a कंटेनर। किसी कंटेनर में प्रेजेंट है भैया इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स का वैल्यूम कितना होगा गैस का, उस मॉलिक्यूल गैस का वैल्यूम कितना होगा, बताइए भाई, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी बताएं भाई क्या होगा। हमारे पास वैल्यूम निकालना है इतने मॉलिक्यूल्स है गैस के। भाई कुछ नहीं करना, मोल निकाल लो भाई, मोल का रिलेशन नंबर में तो पता ही है ना, तो नंबर से मोल का रिलेशन निकालेंगे n बाई n से, मोल निकल जाएगा तो b बाई बी एम से निकालेंगे क्या, वैल्यूम। निकालो जल्दी फटाक से, बताओ समझा कितना आएगा मेरा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा 250 ml of water are present in a container. Find number of molecules of water क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला करें, हो गया, कितना आया, 11.11 डेसिमल, ठीक है, देखते हैं। तो भाई कुछ नहीं, फाइंड आउट करना है, हमारे पास वैल्यूम निकालना है गैस का। भाई गैस का वैल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मोल और गैस में के वैल्यूम में रिलेशन अभी फाइंड आउट किया कि मोल इक्वल टू गिवन वैल्यूम या आस्क वैल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, मोलर वैल्यूम। मोलर वैल्यूम मतलब 22.4 लीटर।
यही देखा, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें मोल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वैल्यूम हमें मोलर वैल्यूम पता है, तो हमें मोल मिल जाता है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यूम। तो हमने एक पहला फार्मूला लगाया कि n इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई वी एम, जो कि V क्या फाइंड आउट करना है और n क्या है, मोल है। n क्या है, मोल। तो मोल अगर पता चल जाता है, वी एम तो पता ही है भाई 22.4 लीटर, अगर मोल पता चल जाता है तो हमारा वैल्यूम निकल जाता। तो मोल के लिए आपने ये पढ़ा n बाई एन ए, पढ़ा है ना, नंबर में रिलेशन। तो हमारे पास नंबर भी पता है, सब कुछ पता है, बताइए भाई। तो हमारे पास v बाई वी एम की वैल्यू रखते हैं 22.4 लीटर इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 10 के पावर 23। हमारे पास हाँ n ने कितना है, 6 इंटू 10 के पावर 23। तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा कैंसिल आउट, 3 आएगा। तो हमारे पास वैल्यूम आ जाएगा 3 इंटू 22.4, यानी कि कितना आ गया, 67.2 लीटर आ गया। ये होगा हमारा वैल्यू। बोले भाई कहाँ से 11.2 आ रहा, अभी समझ में आया कि नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं, अभी क्यों नहीं आया इसको। हमने फाइंड आउट किया था मोल का वैल्यूम के साथ रिलेशन, तो ये हमारे पास मोल का वैल्यूम के साथ रिलेशन, बोले भाई। और हमारे पास मोल का एक और रिलेशन था n बाई एन ए, तो यहां से हम लोग मोल फाइंड आउट कर लें, यहां से हम क्या करें, मोल निकाल लें। तो यहां से जब मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 10 के पावर 23 और n की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 के पावर 23। तो आप रखेंगे 18 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 के पावर 23। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 आएगा। तो हमारा n की वैल्यू कितना है, 3। अब n की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ पे v बाई वी एम, तो वी एम इधर जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी, और इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइंड आउट। क्या बात है, समझ में आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ये कॉन्सेप्ट भाई, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मोल है ना, मोल की वैल्यू ये भी होती है, मोल की वैल्यू ये भी होती है। तो ये मोल और ये मोल दोनों सेम है ना, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो सेम हो सकता है। इसलिए ये वाला और ये वाला रेशियो आपस में कैसे है, बराबर। और जब बराबर है तो इसे यहाँ ढक लिया, v हमें निकालना था, v रखा, वी एम की वैल्यू पता 22.4, n की वैल्यू ये थी और n की वैल्यू ये थी। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है तो अभी आप सुन लीजिए, ठीक है। अगला सुनिए, अगला सवाल आपके पास है, 250 ml ऑफ वाटर है और प्रेजेंट इन अ कंटेनर, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसे हमें करने दे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुना, इफ डेंसिटी यहाँ पे दे दिया वाटर की कितनी है, 1 ग्राम पर ml। आप कैसे कहें कि हमें करने दे, हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह है, देखना ध्यान से। अगर यहाँ पे नंबर पूछ रहा है तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू n बाई एन ए लगाएंगे डेफिनेटली, मोल निकालना हमें। अब मोल हम वाटर का कैसे निकाले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास वेट आएगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई n बाई एन ए आ जाएगा। यहाँ से नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास आएगा नंबर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन ए, इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एन ए। इस तरीके से हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, बट हमारे पास एन ए पता है 6 इंटू 10 के पावर 23, हमारे पास m पता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 होगा, इसका कितना आएगा भाई 18 आएगा। हाँ हमने ऐसे ही कैलकुलेशन किया बहुत जीरो लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो
तो हमारे पास कितना 18 है वाटर का हमारा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता है, एन पता है, तुम्हें एन फाइंड आउट करना, वेट पता है क्या? नहीं, वेट नहीं दिया है, वेट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वेट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? यहाँ देखिए, आपका एक अगला सवाल होना चाहिए कि सर अगर हम V बाई बी एम से इसका रिलेशन कर दें तो वैल्यूम निकल जाएगा। वैल्यूम दिया है, बट ये वैल्यूम हमें यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वाटर लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। और ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है V बाई बी एम। V बाई बी एम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? गैस के लिए। ये क्या है? लिक्विड है, यहाँ यूज नहीं करना है। पता चले हमें वैल्यूम दिया है, देखो तुम ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास आता है V बाई बी एम, इसका मोल बराबर होता है N बाई एन। एन निकालना था ना भाई। आप V 250 ml दिया है, बहुत खुश होते हैं 250 ml, तो इसे भी ml में रखते 22,400 ml, और यहाँ से N निकाल लेते। भैया गलत आ जाता मेरे भाई, N फाइंड आउट करते गलत आ जाता। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है और वो गैस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हमारी ये वैल्यू क्या है? गलत है। ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? वेट तो निकाल सकते हैं, वेट और ये वाला फार्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। तो ये वाले फार्मूले से हमें अगर वेट मिल जाए, वेट, तो वेट से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाले वेट? तो सुना, डेंसिटी का नाम सुना है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही पढ़ा ना भाई? तो यहाँ से मास यानी कि वेट निकल जाए। यहाँ से मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास मास इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ये आएगा 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है? 250 ml। भाई ml से ml मर गया, ग्राम बचा, तो ये कितना है? 250 ग्राम। इसका वेट कितना हो गया? 250 ग्राम। तो हमारे पास वेट पता चल गया भाई वाटर का कितना है? 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। ध्यान से सुनना। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर, हम कह सकते हैं वेट ऑफ, हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर कितना आ गया? 250 ग्राम। अब अगर ये पता चल गया भाई, तो ये तो मालूम नहीं है, अब रख दे वैल्यू। N इक्वल टू वेट कितना है? 250 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 18 इंटू N की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 के पावर 23। कितना आया? 6 से कैंसिल किया 3 आया। इसको कैंसिल करें भाई, थोड़ा ध्यान रखें। अभी मैं तो कैंसिल कर दूं पर तुम लोग की धज्जा उड़ जाए। इधर देखो, इधर ही। अगर इसे हम लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो N इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर 23। 250 को कैंसिल करें भाई, तो ये 25/3 लिख दें, 10 के पावर 24 कर दें, एक जीरो हटा दिया, चढ़ जाएगा उसको, ठीक है। तो अब कितना आएगा? 8 आएगा, 3 8 जा 24 और 1.33। बोलिए भाई, इंटू 10 के पावर 24, ये हमारा आंसर होगा। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर में? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? निकाल लेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, डेंसिटी पे तो बड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब भी लिक्विड देगा तो हम V बाई बी एम फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो एप्लीकेबल है ही नहीं भाई। किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। तो हम वो गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, वहीं लगाएंगे, वहीं तक सीमित रखेंगे। बट कहीं ना कहीं लिक्विड और सॉलिड का भी वैल्यूम दिया होगा, तो उसको हम लोग सबसे पहले मास में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। और जब चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई? यूज़ करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। अगला एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, टीपीपी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा ध्यान से देखिए भाई, वो बताए क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पहले यहाँ बताए, बताइए भाई। सर मुझे दीजिए, ये डीपीपी भाई मिल रही है, रोज की डीपीपी है, ये आपको मिलेगी, आप टेंशन ना लें। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें 22 क्वेश्चंस है, तो जो भी पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक्स की तुम्हें डीपीपी डेली मिलेगी। कल नहीं मिल पाएगी थी, थोड़ा सा इशू था, कुछ लाइट वाइट का प्रॉब्लम था, तो कल वाले भी आज ही मिल गए। कोई बात नहीं, सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाइए। तो इसकी बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, कौन सा होगा? अभी तो पढ़ के आए, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एक होता है क्या? कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है, तो दोनों है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? बोथ, ठीक, एलिमेंट और कंपाउंड्स दोनों होगा, प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़े भाई।
एजाज भाई कह रहे क्या, अबे क्वेश्चन इसका जवाब दे। ए प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज, एक ही टाइप के एटम्स, एटम्स भाई एटम की बात कर रहा है, तो एटम्स में क्या होते हैं, सिर्फ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ही ऐसा है जिसमें एक ही प्रकार के एटम होते हैं, कंपाउंड में कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है एटम, तो हमारे पास क्या होगा एलिमेंट। अगला भाई, वन सैंपल ऑफ एयर फाउंड टू बी, देखो एक एयर है, एयर उसमें क्या है, कह रहा है कि अगर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2% है भाई, और अनदर सैंपल, दूसरा सैंपल है एयर का 0.02% परसेंट है, क्या कुछ परसेंट है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ और परसेंट है, ठीक है, तो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक सैंपल है जिसमें 0.03% है, दूसरा एयर है, एयर ही है बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 0.02% है, तो कह रहा है ये क्या है, डेफिनेटली सुना, हाँ अगर एयर है, एयर है, एयर है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो भाई बाकी क्या है, बाकी कुछ और होगा, बाकी क्या होगा कुछ और होगा, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसका, मिक्सचर का, इसका मतलब किसका बात कर रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, बी, अच्छा ठीक है भाई, अगर ये 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाकी के तो बहुत सारे होंगे, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मिक्सचर की। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट क्या सॉलिड है, सेकंड क्या लिक्विड है, और थर्ड क्या है गैस, इन सब में पूछना है, कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड हैव डेफिनेट वैल्यूम, जरा बताइए इसका वैल्यूम क्या फिक्स होता है, क्या सॉलिड का वैल्यूम फिक्स होता है, बिल्कुल इसका वैल्यूम बदलता नहीं है, क्या लिक्विड का 1 लीटर होगा तो क्या 2 लीटर हो जाएगा, रखे किसी बर्तन में रखेंगे या कहीं भी ट्रांसफर करेंगे, नहीं, तो इसका भी वैल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, तो कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड हैव अ डेफिनेट वैल्यूम, क्या ये बात सही है, बिल्कुल, बट थर्ड डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थर्ड के पास नहीं है, यानी कि डेफिनेट वैल्यूम नहीं है, तो ये बात सही है कि गलत, सही। गैस को जहां मर्जी कहें वहां रख देंगे, उसका वैल्यूम ले लेगी, अगर गैस को इस यहाँ पे हमने रूम में छोड़ दिया तो रूम का वैल्यूम हो जाएगा गैस का, सिलेंडर में भर जाए सिलेंडर का वैल्यूम मतलब वैल्यूम हो जाएगा जो भी है। तो अगर सेकंड ऑप्शन पढ़ लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, अरे कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अच्छा पढ़ ही ले, पता नहीं शायद दो, क्योंकि यहाँ दिख रहा भाई बहुत है ले लिए, तो बी वाला पढ़ना भी जरूर। कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर इंटर कन्वर्टिबल, क्या एक दूसरे में बदल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे, बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल टेम्परेचर और प्रेशर अगर बदल दे तो क्या हो जाएगा, बदल जाए, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन सही है भाई। अब भाई तीसरा ऑप्शन के लिए तो है नहीं ABC, तो हमारे पास यही ऑप्शन होगा, तो तीसरा पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट पढ़ सकते हैं आप। अगला बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मिक्सचर एंड कंपाउंड, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मिक्सचर की भी वही प्रॉपर्टी और कंपाउंड की भी है, क्या मिक्सचर जो भी है भाई क्या वो भी एटम से बना है, बिल्कुल, कंपाउंड भी एटम से बना है, यही एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट तुम्हारी मर्जी, इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन दिया, Their property are same as those their components, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, सही बात है भाई, एनर्जी इज रिलीज व्हेन दे आर फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है, their masses are equals to the sum of the masses of the their components, क्या ये बात पढ़े जरा ध्यान से, क्या इसका जो मास होगा यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का चाहे एटॉमिक वेट का आर इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ their components, क्या उनके कंपोनेंट्स के मास के इक्वल होगा, बताइए भाई, बोलिए भाई, नहीं ना, तो देयर मासेस आर इक्वल्स टू, जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ये मिक्सचर है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्या है कंपाउंड है, वो कंपाउंड और ये मिक्सचर है, देख रहे जरा बताना इसका मास, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो मास है कितना होगा 44, बोलिए भाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 होगा, अभी तो पढ़ गया, तो इसका जो भी मास कह रहा है देयर मासेस आर इक्वल्स टू द सम ऑफ मासेस ऑफ देयर कंपोनेंट, जो भी बने हुए उनका जो मास है वो उनके एटॉमिक, जो भी एटॉमिक स्टेज का चाहे कंपोनेंट जिससे बने उनके मास के इक्वल होगा, बिल्कुल भाई, कैसे कहें आप ये बताइए कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसका इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के 2, और इसमें ऑक्सीजन के कितने 1 16, तो 16 और 2 कितना होगा
तो इनके एटॉमिक मास के सम के क्या इक्वल होता है? अरे भाई मॉलिक्यूल का मास जो होता है इसके एटॉमिक सम के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ में नहीं आ रही क्या? चाहे कंपाउंड की बात करें तो इनके भी एटॉमिक मास का जो इक्वल होगा इसके मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? बराबर होगा। तो कहे तो वही रहा है, तो बात समझ में नहीं आ रही। देयर मासेस आर इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर मासेस ऑफ देयर कंपोनेंट। अगला बताइए भाई, द कंटेन दे होना चाहिए, दे कंटेन द कंपोनेंट्स इन द फिक्स प्रपोजिशन। ये तो पढ़ा नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, अभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे मेरे भाई। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से नहीं भाई, ये मिक्सचर है, ये अलग है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर अगला है तुम्हारे पास सामने, बताया भाई चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है? कौन सा गलत है? पढ़ाओगे तब तो पता चलेगा क्या गलत है। हमें उम्मीद है हमजा भाई से। अजान भाई जल्दी बताएं, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना। कह रहा एक मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल। राउंड ऑफ किया है, क्यों राउंड ऑफ किया है ना? 6 है कि नहीं? कॉन्फिडेंस नंबर है कि नहीं है? हमें क्या करना है? डाउटफुल डिजिट से, ठीक है। अगला बताना, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। क्या एक मॉलिक्यूल की मास को मोलर मास कहते हैं? एक मॉलिक्यूल की मास को नहीं, 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल की मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो ये गलत है। अगला पढ़ो, क्या एक मोल ऑफ सब्सटेंस के मास को मोलर मास कहते हैं? भाई एक मोल के सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं? मोलर मास। बिल्कुल। अगला, मोलर मास इज अ मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास इज अ मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लीजिए तो वो मोल के बराबर हो जाता है। बोले भाई हाँ, तो वही तो कह रहा है। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, जो कि गलत है। वो अपना ऑप्शन है जो सही है, बट वो गलत के लिए था, इसलिए गलत हो। ठीक, अगला क्वेश्चन बताएं भाई, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या कंटेन करता है? बताइए। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, क्या बोल रहे? अबे नंबर दिया ना, तो एक मोल है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, जो भी हो, चाहे जो, इसका मतलब कितने एटम्स होंगे उसमें या मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने होंगे एक मोल में? एक मोल की संख्या कितनी होती मेरे भाई? 6 इंटू 10 के पावर 23। तो इतना सोच क्यों रहे? अब वो CO2 है तो 6 इंटू 10 के पावर 23 CO2 होगा। He होता तो He होता, O2 होता तो O2 होता। तो क्या फर्क पड़ता है? देख लेते हैं, क्या परेशानी उठा रहे तुम लोग? अच्छा ये सोच रहे यहाँ पे C है, यहाँ हुआ, ठीक है। हाँ थोड़ा सा सुना, अगर CO2 हमारे पास एक मोल है तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है ना, तो ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो 2 मोल होगा, कार्बन की बात करेंगे तो 1 मोल होगा, क्योंकि अकेला है। ये नंबर ही तो है, आप पढ़े, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर ये 1 मोल है पूरा, तो कार्बन भी कितना होगा? 1 मोल। तो ये बात क्या है? सही है। अरे ये पहला क्यों गलत है? अरे लिखा है CO2 है, ठीक है यार, बट यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये डाला गया कि CO2 के अंदर एटम की जब बात की जाए तो एटम कितने मॉलिक्यूल्स है या एटम के कितने एटम्स हैं। तो इधर देखना, अगर CO2 मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है CO2 जो है ना, इसका मतलब CO2 जो है वो 6 इंटू 10 के पावर 23 है। CO2 इतना है, CO2 इतना है, CO2 एक मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स है CO2 का, एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स है। बट एटम की बात कर लें तो इसमें कितने एटम है? 3 एटम है। तो कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी कितने एटम्स होंगे CO2 में? CO2 में एटम्स कितने होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स तो इतने होंगे, एटम्स कितने होंगे? तो 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वो तो एटम्स होंगे ना उतने। बट अगर हम आपसे और पूछें डीप में कि CO2 में आपने इतना एटम्स निकाला, तो इसमें से एक एटम तो इसका है ना, और इसका 2 एटम है, तभी तो 3 से मल्टीप्लाई किया इसके साथ।
तो एक एटम हमारे पास कार्बन के हैं, यानी कि एक मोल कार्बन यानी कि 6 इंटू 10 के पावर 23 हमारे पास कार्बन के हैं, और 12 इंटू 10 के पावर 23 O2 के हैं। और टोटल पूछा जाए तो 18 इंटू 10 के पावर 23 एटम होंगे, बट मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 6 इंटू 10 के पावर 23 CO2 होंगे। कुछ बात नहीं समझ में? पहला सही है कि नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है कि नहीं है? दूसरा गलत, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था। हाँ गलत। तीसरा वाला, तीसरा ये मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है ना, अगर ये एटम देता, अगर यहाँ एटम्स होता तो इसमें 3 एटम थे तो जाकर के ये सही हो जाता। बोलिए भाई, ये गलत है। और ये वाला 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, 3 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब ग्राम एटम मोल जो भी है तो इसका मतलब मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल। क्या 3 मोल है CO2 के? नहीं। ये भी क्या है? हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ट्विस्ट डाल देते हो सर, ऐसा नहीं अच्छा लगता है ना। अगला आता तुम्हारे सामने, इसको सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें। हाँ ये भाई ये मॉलिक्यूल जिसमें ज्यादा होगा भाई n/n करके निकाल लेंगे, n/n करके। अब देखना इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है 12 और इसका कितना होता है 16, तो 12 प्लस 16 कितना होगा 28। अगर 28 को ग्राम में ही लिख दिया जाए तो मोल, एक मोल मतलब 6 इंटू 10 के पावर 23। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? कितने? बोलिए मेरे भाई। इन चाचा की बात की जाए तो कार्बन कितने हैं? 2, यानी कि 24 हो गया, प्लस एक कार्बन का भाई 12, तो 2 का कितना 24। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो यानी 16, तो ये कितना हो गया? 6 6 12 और 4, ठीक है 46, यानी कि ये 46 है और ये ग्राम में लिया गया। अगर इसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में ले लिया जाए तो कितना बराबर होगा? 1 मोल के, मोल भाई, और 1 मोल मतलब 6 इंटू 10 के पावर 23। तो ये इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? इतने मॉलिक्यूल है। अभी तो बराबर आ रहे हैं, पूछा क्या है? लार्जेस्ट इसमें, अभी तो बराबर आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखते हैं भाई वाटर में कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 18 होता, अभी तो पढ़ गया 18। अगर 18 को ग्राम में ले लेते तो कितना होता? 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या था? 6 इंटू 10 के पावर 23। बोलिए भाई, ये है कितना? 36। इसका मतलब इसका 3 टाइम्स है, यानी कि ये 3 मोल है। बोलिए भाई, अगर 3 मोल है यानी कि ये 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा इसमें। हमजा भाई समझ में नहीं आया? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो अपना वही अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे भाई। देसी जुगाड़ क्या है? मोल निकालेंगे। यहाँ पे मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 36, मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18। कितने मोल्स? 3 मोल। अब 3 मोल का क्या मतलब है? 3 मोल निकल गया तो n इक्वल टू n/n मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो n इक्वल टू कितना आएगा? n इंटू n कितना? 3 इंटू n कितना? 6 इंटू 10 के पावर 23। इतने एटम्स आए, मॉलिक्यूल्स आए। या तो ऐसे निकाले भाई, या तो डायरेक्टली निकाले, जो भी आया ठीक है। इसमें बात, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो कितने नाइट्रोजन है? 2, तो कितना होगा? 28 प्लस यहाँ पे 16 होता है, 16 पंचे कितना होता है? 80। 5 ऑक्सीजन है ना, तो 80। तो टोटल कितना हुआ ये? 108। बोलिए भाई, तो 108 ये हुआ इसका एटॉमिक वेट। तो हमारे पास इसका मोल कितना आएगा? W/m, W कितना है? 54 ग्राम। बोलिए भाई, हमारे पास इसका एटॉमिक वेट कितना है? सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 108, यानी कि ये कितना होगा? 54 2 जा 108, यानी कि 1/2 मतलब 0.4 सॉरी 0.5 आधा। अगर 1 मोल होता तो इतना होता 6 इंटू 10 के पावर 23। आधा है तो इसका मतलब कितना होगा? 3 इंटू 10 के पावर 20। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? कोशिश किया करिए ऐसे डायरेक्टली लगाने की कोशिश करिए, बट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फॉर्मूले पे भी, ठीक है। अब आया बताए भाई, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही अपना फंडा, वैल्यूम वाला रखाएंगे अभी। तो यहाँ पे CO2 है भाई, तो यहाँ पे मोल निकालना है, या n/n ने डायरेक्टली रखें B/bm के, क्योंकि गैस है ना तो लगता है। 1 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10
एन बाई एन। तो हमारे पास ये वैल्यू में रखे भाई, वैल्यू कितना 22.4 गुणे 10⁻³ डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना bm कितना होता 22.4। अरे bm तो 22.4 होता ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ कितना आएगा 10⁻3, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻3 इंटू एन, यानी कि 10⁻3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कि हमारी कितनी आएगी 6 इंटू 10⁻26। बोलिए भाई कितना आ गया। चाचा की बात किया जाए इसमें ये 22 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता तो 44 होगा, 44। अगर इसका 44 ग्राम में लेते हैं तो कितना था 1 मोल, इसका आधा है तो इसका कितना होगा आधा मोल। आधा मोल का मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स कितने 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। भाई कुछ समझ में आ रहा है चाचा? नहीं आ रहा डायरेक्ट मना करो, मना करो इसे, नहीं आ रहा, हाँ मना करो इसे। देखो देखो देखो, यहाँ पे हम ये रख सकते हैं n इक्वल टू, ग्राम में दिया ना ग्राम होना W/m। बोले भाई W कितना दिया 22 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, 2 ऑक्सीजन है ना 32 और 12 44 यानी 44। तो ये कितना आया 1/2, क्या आया मोल। n की वैल्यू निकालनी है तो n/n इक्वल टू क्या होता मोल, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10⁻20। अब आए हाँ हाँ, तो यहाँ रखें फार्मूले रखें क्या, यहाँ पे बताइए भाई, यहाँ पे आप रख सकते हैं V/Vm इज इक्वल टू n/n। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी V/Vm इंटू n निकालना है ना सभी, तो V/Vm n ने मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दी गई है 11.2 डिवाइड बाई वैल्यू कितना 22.4, Vm तो फिक्स होता है ना, और n की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, तो ये वैल्यू आएगी 2 और ये वैल्यू आएगी 3, यानी कि वैल्यू इतनी आएगी 3 इंटू 10⁻23। बोलिए मेरे भाई कितना आ गया, किसके निकले इसकी। अच्छा ये कितना 0.1 मोल, यहाँ पे मोल दिया है, तो n/n इज इक्वल टू n यानी कि मोल, तो n इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं n इंटू n, हम n की वैल्यू रखेंगे 0.1 इंटू n की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। बोलिए भाई तो ये कितना आएगा 6 इंटू 10⁻20, क्योंकि ये 0.1 इधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स किसमें है भाई डी में है। क्या बात है समझ में आ रहा है, इसमें भी 23 मॉलिक्यूल्स हैं, 23 मॉलिक्यूल्स हैं, 23 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सबसे 22 इससे छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। क्या बात है समझ में, या तो आप डायरेक्ट करते हैं जैसे हम लोग को पढ़ा था, देखो ये है 22.4 लीटर इंटू 10⁻³ ml है, यानी कि ये ml को हटाएंगे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई कहीं गलत तो किया तू, ये ml दिया ना, यहाँ पे क्या रखना है लीटर। देखो भाई यहाँ पे ये लीटर को ml पे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, समझना, ये 1 मोल होगा, ये 1 मोल होगा, और 1 मोल मतलब इतनी वैल्यू 23। कुछ बात समझ में आई क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब ये 1 मोल है यानी कि 6 इंटू 10⁻23 है, ये आधा मोल है यानी कि 3 इंटू 10⁻23 है, क्योंकि इसका ये 44 होता तो ये 1 मोल होता, ये 22 इसका मतलब आधा मोल है। और यहाँ की बात करें तो ये अगर 22.4 होता तो 1 लीटर होता, ये कितना 11 पॉइंट यानी आधा लीटर है, तो ये आपस में बराबर है भाई, और इनसे ज़्यादा ये है। अब इसकी बात करें तो ये 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है, आधा मोल तो बड़ा बड़ी यूनिट होती है ना, ये तो 0.1 मोल है, तो आधा यूनिट ये बड़ी मोल है, ये भी और बड़ी मोल है, ये सबसे छोटी है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या बात है समझ में आ रही, एक और क्वेश्चन कर लें, बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है बताइए बताइए भाई 1 लीटर ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे 1 लीटर में, तो वैल्यूम भी है मोल निकाला ना, n इक्वल टू क्या होता है n/n, तो और क्या होता है भाई V/Vm, यही होता है। वैल्यूम कितना दिया 1 लीटर,
1 लीटर ऑक्सीजन में कितने क्या होगा नंबर, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो दोनों को बैलेंस कर दे भाई, बोलिए भाई। तो एन बाई एन ए ये मोल बराबर होगा ना स्मॉल के बराबर बी बाई बी एम, तो मॉलिक्यूल्स यही है, ये पूछ रहा एन इक्वल टू क्या आएगा बी बाई बी एम इंटू क्या करते हैं एन ए, बोलिए मेरे भाई। वी की वैल्यू कितनी है 1 लीटर और इसकी वैल्यू कितनी 22.4 लीटर इंटू एन की वैल्यू कितनी 6 इंटू 10 के पावर 20, तो ये आएगा 6 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.4 कहाँ है, हाँ देखो ये 23 ऊपर है भाई, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्या बात है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ समझ में आ रहा है, मैंने देखा तो नहीं था, हाँ कर लोगे ना क्या दिक्कत, जल्दी बताइए भाई करके। हमजा मेरे भाई तुमसे जवाब चाहते और आजाद भाई, चलिए निज़ाम भाई बताएं, निज़ाम भाई बताएं, शमसुद्दीन भाई बताएं, अभिषेक क्या कर रहा है, चलिए भाई। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इतना एमयू, मॉलिक्यूलर मास दिया भाई, एएमयू दिया है, एटॉमिक मास यूनिट दिया है, इसका मतलब है एक एटम एक मॉलिक्यूल्स जो है ना उसका मास है, यानी कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, ग्राम में देते तो 1 मोल होता, बट ये किसमें दिया है एएमयू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि यहाँ पे दिया है एक मॉलिक्यूल्स की मास 44, एंड अवोगाड्रो नंबर इज इतना है, देयरफॉर द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज व्हाट, क्या पूछ लिया मैं, देयरफॉर द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज कितना होगा ना, मास पूछा है, तो भाई CO2 का मास कुछ नहीं यही है, सुना, एक मॉलिक्यूल्स का जो मास दिया वो दिया कितना 44 AMU, अब 44 AMU को जब भी ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मास हमारे किसमें आता है ग्राम में, तो यहाँ पे एक और शब्द लिखेंगे कि एक AMU इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 20 माइनस का 24 इतना होता है ग्राम, एक एमयू बराबर कितना होता है, एक एमयू बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है, एक एमयू बराबर होता है, तो भाई एमयू को रख दें यहाँ पे बस आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं कन्वर्ट कर दें, ये आएगा 44 इंटू एक एमयू को कन्वर्ट कर दें ग्राम में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम, ये होगा आंसर, कितना आ रहा है बताए भाई, कह रहा उतना ही आएगा, कितना ही आएगा हाँ भाई, तो इसे सॉल्व करना और अब आपकी जिम्मेदारी है और आप जरा इसे संभाल ले भाई, तो ठीक है, फिर मिलते हैं तुम्हें अगले लेक्चर में, बट इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तुम प्रैक्टिस करके ही आए, क्लियर है भाई।